क्लास 10 लास्ट टाइम हम लोग ने किया था 3 क्वेश्चंस। अब फर्स्ट हम लोग इंग्लिश में ना सारी पोइट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 4 या 5 लेक्चर में आपकी सारी पोइट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। तो 10 मार्क्स की जो पोइट्रीज आती है पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्टोरीज एंड चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रामर पार्ट एंड देन जो हिंदी के लेक्चर्स होते हैं उसके बाद आपके ऑनलाइन इंग्लिश राइटिंग स्किल के लेक्चर्स होंगे उसी तरह से। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री 2.1 एनिमल्स। अब ये जो पोइट्री है वो लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने। ये अमेरिकन पोइट्री में बहुत बड़े नाम माने जाते थे। इन एन एज व्हेन ऑल द पोइट्री वाज राइम्ड एंड मेटाफोरिक, व्हिटमैन मेड अ ब्रेक विद द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब अब जब उनकी पोइट्रीज है ना तो आपको फ्री वर्ड्स की दिखेगी, आपको यहाँ पे कहीं राइमिंग वर्ड्स नहीं दिखने वाला। तो उस इरा में जहां पर सारी पोइट्रीज को राइम वगैरह बनाया जाता था, उन्होंने फर्स्ट पोएट बने जिन्होंने फ्री वर्स में पोइट्री लिखी। रॉट अ रिवोल्यूशनरी एंड अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन अ फ्री वर्स। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। तो अभी ये जो पोइट्री है एनिमल, ये उनका सॉन्ग ऑफ माई लाइफ इन लीव्स ऑफ ग्रास करके एक पोइट्री का कलेक्शन था, उसमें से ली हुई है। इस पोइट्री में पोएट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कर रहे हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतने ज्यादा सॉरो फील करते हैं, वहीं एनिमल्स है वो अपना आराम से रहते हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज है जो ह्यूमन बीइंग्स में अब नहीं रही है। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट अ होम विद एनिमल्स एंड ह्यूमंस whom he finds complicated and false। तो अकॉर्डिंग टू पोएट जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ रहना पोएट के लिए ज्यादा आसान है कंपेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत झूठे होते हैं, दिखावटी होते हैं। तो ये पोएट्री ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स की कंपैरिजन की है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लीजेंट एंड सेल्फ कंटेंट। तो अब पोएट बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि या मैं सोचता हूं कि मैं एनिमल में कन्वर्ट हो जाऊं और उनके साथ रहूं, क्योंकि जो एनिमल्स है वो बहुत इजी है, बहुत जॉयफुल काम है। प्लीजेंट का मतलब होता है जो इजीली अपसेट नहीं होते, या फिर आप इसका दूसरा मीनिंग लिख सकते हो कूल, काम। एंड सेल्फ कंटेन, सेल्फ कंटेन मतलब जिनका अपने आप पे कंट्रोल है, जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, जिनकी जो इच्छाएं है वो सब नहीं है, सफिशिएंट है जितना भी चीजें हैं उनको अपने पास, अब मतलब दूसरों से वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो सेल्फ सफिशिएंट है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पोएट खड़े रहते हैं और उनको देखते हैं बहुत देर तक और उनके बारे में सोचते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड विम अबाउट देयर कंडीशंस। वो अपनी कंडीशंस के लिए ना रोना नहीं रोते। यहाँ पे स्वेट एंड विन दोनों का सेम मीनिंग है। कंप्लेन करना, इन दोनों का मीनिंग है कंप्लेन करना, वो भी अनोइंग टोन में, पूरा दिन रोना धोना। जैसे इंसान लोग रोते हैं ना कि हमारे साथ तो ये गलत हुआ, हमने तो ये चाहा था, वो हो गया। तो वैसे टाइप में ना कभी जानवर रोते नहीं अपनी कंडीशन पे कि हम इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में है तो हम क्यों है या किसकी वजह से, कभी कंप्लेन नहीं करते। अब यहाँ पर ना फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफॉर है। मेटाफॉर क्यों है? क्योंकि स्वेट एंड विन को कंपेयर किया हुआ है ह्यूमन बीइंग की कंडीशन से। वही है टोटोलॉजी भी है, क्योंकि स्वेट एंड विन दोनों का मीनिंग सेम है। तो जब पोइट्रीज खत्म हो जाएगी तो सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम वाला पार्ट खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पोइट्रिक डिवाइस होते हैं, पोइट्री का ग्रामर, वो कंप्लीट करेंगे। तो कुछ चीजें आप लोग ने 9th में सीखी होगी। टोटोलॉजी मीन्स जब मीनिंग सेम हो, एक ही लाइन में 2 वर्ड्स आते हैं एंड दोनों का मीनिंग सेम होता है, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। तो अब तक पोएट ने क्या बोला है कि मैं एनिमल में कन्वर्ट होना चाहता हूँ क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो इजीली अपसेट नहीं होते हैं, वो अपनी कंडीशंस पे कभी ऐसा रोना वोना नहीं रोते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड अ वीप ऑफ देयर सिंस। तो जो जानवर होते हैं ना वो रात भर ऐसे मतलब जागते नहीं रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं ना जागते हुए, और कभी अपने मतलब रॉन्ग चीज अगर उन्होंने कभी कर ली या अपने पाप जो कहते हैं, सिन मतलब पाप होता है, उस पे कभी अपना दुखड़ा नहीं रोते। वो कभी ऐसे टेंशन नहीं लेते कि हम जैसे करते हैं ना कि पिछली गलतियों पर हम अपना हमेशा दुखी रहते हैं, बहुत रातें हम सो नहीं पाते अपनी पिछली गलतियों को सोचते हुए, पर जानवर कभी ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और
पोएट के अकॉर्डिंगली वो मुझे ना डिस्गस्ट नहीं करते, मुझे इरिटेट नहीं करते. मेक मी सिक मतलब डिस्गस्ट मी या इरिटेट मी. डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड मतलब अगर कोई भलाई का काम किया तो इंसान कैसे बोलते हैं कि हमने ये पुण्य किया है, भगवान के लिए किया या भगवान के लिए ये सब कर लो, वैसे टाइप में. तो जानवर है ना कभी ये चीजें नहीं करते कि हमने ये किया तो हम ढिंडोरा पीटेंगे कि हमने पुण्य किया है या भगवान के लिए हम ऐसा करते हैं. तो वो पोएट को कभी इरिटेट नहीं करते इन सब चीजों से. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. कोई भी जानवर है ना डिससेटिस्फाइड नहीं है, मतलब जो भी चीजें उनके पास है वो उनसे सेटिस्फाइड है. नॉट वन बी डिमेंटेड विथ, डिमेंटेड मतलब मैडनेस, क्रेजीनेस, चीजों को जमा करने की. मेनिया मतलब होता है एक अजीब सा पागलपन, मैडनेस, सनक बोलते हैं उसको हिंदी में. तो किसी भी जानवर में ना ऐसी कोई सनक नहीं है चीजों को जमा करने की, जैसे इंसानों में होती है. हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चीजें हम जमा करके रखते हैं. ये सब वर्ल्डली थिंग है, सब यहीं पे छोड़ के जाना है, बट फिर भी इंसान सामान जमा करते जाता है. तो ऐसा जो मेनिया है, ऐसी जो सनक है, क्रेज है, वो कभी जानवरों में नहीं दिखती है. आपको यहाँ पे जो बोल्ड में लिखे हैं उनके मीनिंग यहाँ पर दिए हुए. उसके अलावा मैंने सिनोनिमस वर्ड्स ढूंढे हैं उनके. प्लेसिड मतलब नॉट इजीली अपसेट, कूल और काम रहने वाले. डिमेंटेड मतलब मैड या डिस्टर्ब्ड. मेनिया मीन्स मैडनेस टू गेट समथिंग, पागलपन, सनक, क्रेज. नो वन नील्स टू अनदर नॉर एट हिज काइंड दैट लीव्ड 1000 of years ago. अब जानवरों में क्या होता है ना, कोई किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, मतलब झुकते नहीं है. जैसे हम है तो जो पॉलिटिशियंस है या जो अमीर लोग हैं उनके सामने झुकते हैं, या जानवरों में कोई अपने एंसेस्टर्स के सामने भी नहीं झुकते जो हजारों साल पहले थे. जैसे हम मानते हैं कि वो अभी हमारे पूर्वज वगैरह है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनकी पूजा करते हैं. पर जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो ना तो किसी के सामने झुकते हैं, ना अपने जो पूर्वज है लीव्ड 1000 of years ago, जो काफी सालों पहले रहते थे, उनके सामने भी लोग नहीं झुकते, अपनी फ्री लाइफ जीते. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. अब जानवर में कोई भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है कि जिसकी बात सब लोग माने, या कोई बहुत ज्यादा हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं है, और अनहैप्पी भी नहीं है. मतलब उनके हिसाब से धरती में कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बहुत हैप्पी हो या जो सबसे ज्यादा दुखिया रहो. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. तो जानवर क्या करते हैं, जानवरों ने अपना रिलेशनशिप शो किया कि हम किस तरह से रहते हैं. अब जैसे शेर है तो वो हिरन का शिकार करता है, लेकिन वो उस चीज को छुपाता नहीं है, ओपन है कि शेर हिरन का शिकार करता है. लेकिन इंसानों में क्या होता है ना कि हम आगे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं, हम किसी की बुराइयां करते हैं, लेकिन उसके सामने उसको बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे. तो इंसानों के रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट जानवरों के रिलेशनशिप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि राइट पोएट को जानवरों ने इस तरह से दिखाया कि हमारे रिलेशनशिप ओपन है. अब अगर हिरन का शिकार जो शेर करता भी है तो हिरन की माँ कभी शेर को ब्लेम नहीं करेगी, क्योंकि ये जंगल का कानून है, उसको पता है कि वो शेर का खाना है. हाँ, वो बचने की कोशिश करेगी लेकिन कभी उस पर ब्लेम नहीं करेगी. दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे विंस देन प्लेनली इन देयर पोजिशन. तो अब पोएट ने बोला कि ये सब जो जानवर है इन्होंने क्वालिटीज बताई बहुत सारी, और ऐसा लगा कि ये टोकन मेरे ही खुद के हैं जो वो मुझे वापस दे रहे हैं. टोकन्स मेरे खुद के हैं जो मुझे वापस दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं. इवेंट्स मीन्स शो करना. प्लेनली इन देयर पोजिशन. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. तो अब पोएट को आश्चर्य हो रहा है कि उनके पास ये टोकन्स कहाँ से है. टोकन का मतलब है यहाँ पर क्वालिटीज, जैसे इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेमिनेंट, वर्चूज, नहीं, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेमिनेंट, ये सारी क्वालिटीज जो कभी हमारे ह्यूमन बींग्स में होती थी वो अब जानवरों में है. जब हम नए नए धरती पर आए थे, मतलब हमारे पूर्वज जब बंदर थे, तो उनमें ये सारी क्वालिटीज मिलती थी कि वो बहुत इनोसेंट है, बहुत सिंपल है, वो नेचर को ही भगवान मानते थे, एंड मतलब अपनी तरफ से फ्रीली रहते थे, एनिमल्स की तरह ही रहते थे.
तो अब पोएट को आश्चर्य हो रहा है कि ये सारे टोकन्स तो ह्यूमन बींग्स के थे, मतलब पोएट के थे. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. तो अब पोएट सोच रहा है कि मैंने अपनी ये सारी क्वालिटीज या टोकन क्या बहुत पहले अपनी केयरलेसनेस की वजह से कहीं पर छोड़ दिए थे, कहीं पर गिरा दिए थे, और वही चीजें आज जानवरों को मिल गई है. तो अब इस पूरी पोइट्री का मीनिंग क्या है ना, पहले तो ह्यूमन बींग्स को जानवरों से कंपेयर किया एनिमल्स से, कि एनिमल्स हमसे ज्यादा सेटिस्फाइड है, दे आर मच बेटर कंडीशन देन अस. उनको चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो जमा नहीं करते, वो किसी के सामने झुकते नहीं है, वो अपनी कंडीशन का रोना नहीं रोते, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, या फिर वो ऐसा नहीं सोचते कि दुनिया में कोई है जो बहुत सबसे ज्यादा खुश है या सबसे ज्यादा दुखी है. वो जैसे भी है ओपनली अपना रिलेशनशिप शो करते हैं, ओपन रखते हैं सब चीजों को. तो ये सब देखने के बाद राइटर को लगता है कि ये सारी जो क्वालिटीज है एनिमल्स की, उनका इनोसेंस, उनकी सिंप्लिसिटी, उनका बिहेवियर, वो क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग की थी कभी, जब हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए थे या जब हमने इतना ग्रोथ नहीं किया था, तो हम भी इसी तरह से थे. तो अब पोएट को लगता है कि शायद हमने, मतलब पोएट ने नहीं, ओवर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सब ने हमारे ये टोकन्स कहीं खो दिए अपनी केयरलेसनेस की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से. अब हमारे अंदर ना तो इनोसेंस है, ना तो सिंप्लिसिटी है, ना तो एनिमल जैसी कोई भी क्वालिटी है. अब वो क्वालिटी सिर्फ एनिमल में ही पाई जाती है. इसलिए पोएट ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एनिमल्स के साथ रहने में बजाय ह्यूमन बीइंग के. तो ये थी शॉर्ट एंड स्वीट पोइट्री आपकी, यहाँ पे खत्म हुई. अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने करके रखे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, प्लीज नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि पोइट्री में है ना 5 मार्क का तो एप्रिसिएशन आएगा, तो इसका एप्रिसिएशन का पिक भी सेंड कर रही हूँ. एंड बाकी का 5 मार्क में 1 मार्क आता है आपको राइमिंग स्कीम और पोइट्रिक डिवाइस के लिए, एंड 2 मार्क्स आता है मैचअप वगैरह और ये सब करने के लिए डायरेक्टली पोइट्री में से. तो मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. तो प्लीज ये जो भी वर्ड्स है, जिस तरह से मैंने अपनी बुक में लिखे हुए हैं, वैसे ही आप लोग भी मीनिंग्स इन लोगों के लिख लेना पेंसिल से, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब पोइट्री पढ़ो तो आपको पता रहेगी किसका क्या मीनिंग था. चैप्टर के जो एक्सरसाइज है वो वाले क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे रिमाइंडर देना पड़ रहा है होमवर्क के लिए. कल के मैथ्स का होमवर्क भी अभी तक काफी कम लोगों ने भेजा है. विन मीनिंग होता है कंप्लेन इन अनोइंग वे. यहाँ पे था ना आपका स्वेट एंड विन, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कंप्लेन करते हैं. अनोइंग मतलब इरिटेटिंग टोन में, हमेशा रोना धोना रोते रहते हैं. सिन मतलब पाप, तो एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और अ मॉरल लॉ. ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस, कि आपको वर्ड दिया रहेगा या आपको इस तरह से मीनिंग दिया रहेगा, एंड सेम वर्ड आपको पोएट्री में से पिक करने के लिए बोलेगा. इवेंट्स मतलब शो. मेनिया मीन्स क्रेजनेस, मैडनेस. निग्लिजेंट, फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर. अब इस पोइट्री में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव्स थे. पॉजिटिव में था जो एनिमल्स होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, डिमेंटेड होते हैं, मीनिया वगैरह. कंप्लीट द फॉलोइंग. द पोएट विशेस ही कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स. एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट स्वेट एंड विंड्स, या फिर वो लोग क्या कंप्लेन नहीं करते अबाउट देयर कंडीशंस. एनिमल्स डू नॉट मेयरली डिस्कस ऑन देयर सिंस. एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट ओइंग थिंग्स. तो ये दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, वो लिख लेना. एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस, एंड एनिमल्स डू नॉट मेयरली डिस्कस देयर सिंस. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है. एनिमल्स आर सेल्फ रिलायंट. ट्रू है. एनिमल्स क्वारल, नहीं, वो क्वारल नहीं करते. एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स. ट्रू. एनिमल किसी की पूजा वूजा नहीं करते. ह्यूमन्स हैव गिव अप मेनी गुड क्वालिटीज. आदमियों ने, इंसानों ने बहुत सारी अपनी क्वालिटीज को गिवन अप कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, छोड़ दिया, दे दिया. ट्रू है. एनिमल सफर्स ह्यूमिलिएशन. नहीं, एनिमल को ऐसे ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट जैसा कुछ भी फील नहीं होता है. ये ह्यूमन क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं, डिसक्वालिटी है. हम लोग बहुत ह्यूमिलिएट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर. ह्यूमिलिएट होना होता है इंसल्ट फील करना. द पोएट वॉज रिटेन्ड ऑल हिज नेचुरल वर्चूज. ये भी फॉल्स है, क्योंकि पोएट के पास उसके नेचुरल वर्चूज जो थे, मतलब इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कुछ भी नहीं है.
ओके तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच। अब पहले ये क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब लॉन्ग एंड लॉन्ग 2 बार रिपीट हुए तो ये है रिपीटेशन। दे डू नॉट स्वेट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन। ये मैंने पोइट्री के टाइम पे भी बताया था, स्वेट एंड विन सेम मीनिंग है, टोटोलॉजी। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पर एम अल्फाबेट से 2 वर्ड्स रिपीट हुए, अलिट्रेशन। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग्स। यहाँ पर उसको बोलते हैं हाइपरबली। हाइपरबली मतलब जो रियलिस्टिक नहीं होता है लेकिन आपका पॉइंट क्लियर कर देता है। जैसे आपकी मम्मी ने बोलती होगी कि 1000 बार बोला ऐसा मत कर, तो एक्चुअली उन्होंने 1000 बार नहीं बोला, वो हाइपरबली है। हम थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे अब अगर आप 5 मिनट तक वेट करें तो बोलते हैं 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, या पिछले 10 घंटे से मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, पिछले जन्म से तो ऐसा ही है। तो ये सब हाइपरबली है, मतलब हम चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, रियलिस्टिक नहीं होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओइंग थिंग्स। तो भी जानवरों में कोई भी इतना क्रेजीपन या इतना पागलपन नहीं है सामानों को जमा करने का। तो यहाँ पर हाइपरबली क्यों है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो भी थोड़ी बहुत चीजें तो जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट हो बोला कि इतना पागलपन नहीं है उनके अंदर। द ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, ये है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास बोलते हैं हिंदी में, ऑपोजिट चीजें। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि पोएट को ही पोएट के टोकन्स वापस जानवरों ने दिए, तो ये ऑपोजिट है कि खुद की चीज ही खुद को वापस कैसे देंगे। नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ये भी हाइपरबली है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सबसे ज्यादा खुश हो या सबसे ज्यादा दुखी हो। बढ़ा चढ़ा के बोलने जैसा ही है। ये सारी चीजें मैं आपको जो पोएटिक डिवाइस का अलग से लेक्चर लूंगी उसमें वापस मीनिंग्स भी बताऊंगी, एंड हमने जितनी भी पोएट्रीज की है उसमें कहाँ कहाँ है वो सब भी बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए था। अब यहाँ से आप रिपीटेशन, एलिट्रेशन और हाइपरबली या तो यहाँ से ही लिख सकते हो या फिर पोएट्री में से ढूंढ के लिख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग हमारी आज की नेक्स्ट पोएट्री पे। मैं हर लेक्चर में 2-2 पोएट्री कंप्लीट करूंगी और आपका 2 से 3 लेक्चर्स में पोएट्री वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। टोटल 6 पोएट्रीज है आपको, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 आज कंप्लीट करें, 2 नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब आज की जो हमारी नेक्स्ट पोएट्री है, सेकेंड यूनिट से ही है, 2.4 द पुले। जॉर्ज हार्बर्ट वॉज अ वेल्श पोएट, ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, मतलब ये पुजारी थे क्रिश्चियन लोगों के, फादर वगैरह होता है ना वैसे। ही रोट द रिलीजियस पोएम, ये मोस्टली क्या करते थे, रिलीजियस और बहुत इमेजिनरी टाइप की पोएम लिखते थे कि भगवान इस तरह से हमको, ह्यूमन बीइंग को इस तरह से शिक्षा देता है और भगवान और हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है वो उससे रिलेटेड। द पोएम एग्जिबिट अ स्ट्रेंज बट two-way relationship between God and his worshippers. Though he has showered, bestowed upon his worships. तो अभी फाइनली हम इस पोइट्री के बारे में बता रहे हैं कि ये जो पोएम है वो 2-वे रिलेशनशिप बताती है। मतलब भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, और विद ऑल हिज ब्लेसिंग समवेयर ही होल्ड्स देम अप विद द पुले डाउन ड्रॉन टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल देयर एंडव। लेकिन वहीं भगवान ने ना हमको बेसिकली पुले का मतलब होता है जो कुएं में रस्सी होती ना बाल्टी वाल्टी खींचने के लिए, पुल करना मतलब खींचना। तो उसी तरह से भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन जो हमारी रस्सी है या जिससे भगवान हमको अपनी तरफ खींच सकते हैं वो चीज भगवान ने अपने पास रखी है। गॉड गिव अस सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट टू द डिवोटी, बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। What does he expect? Why does he withhold? तो भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी है, मतलब इंसान बनाया तो ऑब्वियसली आप में बहुत है, एनिमल्स के कंपेयर में आप लोग ज्यादा दिमाग वाले होते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके साथ ही भगवान हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको रिटर्न में दें, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उन्होंने क्यों हमको इस तरह से पुले मतलब पकड़ के रखा है, विथहोल्ड कर के रखा है। ऐसी कौन सी चीज है कि हम भगवान की तरफ खींचे जा रहे हैं। जैसे पानी की बाल्टी कुएं में होती है तो रस्सी से हम खींचते हैं तो बाल्टी वापस हमारी साइड आ जाती है। उसी तरह से भगवान ने कुछ चीजें अपने पास रखी है, या
कोई एक चीज है जो अपने पास रखी है और जिसकी वजह से हम भगवान की तरफ खिंचते जाते हैं. The play shows how God lifts man towards himself with the play of restlessness. What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notation is conveyed through a secular scientific image. तो ये जो पोइट्री है वो भगवान के गिफ्ट्स के बारे में बात करती है. उसके अलावा भगवान ह्यूमन बींग्स को अपनी तरफ किस तरह से खींचते हैं, उन्होंने कौन सी वो रस्सी यूज की हुई है, कौन सा वे यूज किया हुआ है, उसके बारे में बताता है. What is distinctly metaphysical about the poem is that religious notation. तो इस पोइट में क्या है ना कि रिलीजियस नोटेशंस बताएं, मतलब रिलीजियस के बारे में बताएं, धर्म, कि हम भगवान की वर्शिप करते हैं और भगवान बदलों में हमको क्या क्या देते हैं, बट बहुत साइंटिफिक इमेज पेश की है. जैसे टिट फॉर टैट होता है या कंसिडरेशन बोलते हैं उसको, कि सॉरी टिट फॉर टैट गलत वर्ड यूज कर दिया. कंसिडरेशन मेन वर्ड होता है. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको कुछ रिटर्न में दो. तो भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी, भगवान भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये पोइट्री पूरी रिलीजियस टाइप है, भगवान के ऊपर हमारे बिलीव्स को लेकर है और भगवान को लेकर बेसिकली है. When God at first made men, having a class of blessings standing by. तो भगवान ने जब फर्स्ट टाइम, men मतलब वुमेन भी हो सकती है, जब इंसान को बनाया तब उसके पास एक क्लास था ब्लेसिंग्स का, गिफ्ट का, दुआओं का, आशीर्वाद का, जो भगवान ने भरा हुआ था और वो खड़े थे. अब ये जो पोइट्री है ना वो मोनोलॉग है. मोनोलॉग मीन्स होता है अपने आप से बात करने वाली टाइप. तो अब यहाँ पर भगवान खुद अपने आप से बात कर रहे हैं. Let us, said he, pour on him all we can. तो भगवान ने बोला कि हम सारे ब्लेसिंग्स का जो ये ग्लास भरा हुआ है हमारे पास, ये जो हमने एक नया प्राणी बनाया है, तो उसके ऊपर हम ये सारी चीजें उड़ेल देते हैं, मतलब हम ये सारी चीजें उसको दे देते हैं. Let the world's riches with dispersed lie contract into a span. तो भगवान के अकॉर्डिंगली दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें, जितनी भी वेल्थ है, वो सारी जो यहाँ वहां बिखरी पड़ी है, रिचेस मतलब वेल्थ, बाउंटीज, डिस्पर्स्ड मतलब स्कैटर्ड, यहाँ वहां बिखरी पड़ी है, उन सबको कलेक्ट करते हैं और एक छोटी सी जगह पर उस इंसान को जिसको भगवान ने बनाया है, उस इंसान को दे देते हैं. ऐसा भगवान ने बोला अपने आप को. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. तो सबसे पहले जब भगवान ने ग्लास उड़ेलना शुरू किया तो सबसे पहले इंसान के पास कौन सी ताकत आई? स्ट्रेंथ, जिंदा रहने की, जीने की हिम्मत. द ब्यूटी फॉलोड द विजडम, देन विजडम, हॉनर, प्लेजर. उसके बाद ब्यूटी ने फॉलो किया, उसके बाद विजडम, हॉनर, प्लेजर यानी हैप्पीनेस, हॉनर यानी रिस्पेक्ट. ये सारी चीजें धीरे धीरे करके इंसानों के अंदर आती गई. जब सारी चीजें ग्लास से निकल गई, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड अ स्टे. तो जब सारी चीजें निकल चुकी थी तो भगवान रुके. Perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. मतलब अब तो जब क्लास पूरी खाली होने वाली थी वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए. Perceiving means नोटिसिंग, बिकमिंग थोड़ा सा कॉन्शियस टाइप, कि यार मैं सारे ट्रेजर इसको दे रहा हूं. अब लास्ट जो ट्रेजर भगवान के पास है ना, रेस्ट, जो बॉटम में बचा हुआ था, वो ग्लास के एकदम बॉटम में बचा हुआ था. For if I should bestward this jewels also on my creature. तो भगवान ने फिर अपने आप से बोला कि अगर मैं ये वाला ज्वेल मतलब ये प्रेशियस वैल्यूएबल थिंग्स जो लास्ट में बचा था ना, रेस्ट, ये भी मैं इसको दे देता हूँ. क्रीचर मतलब जो मैंने ये प्राणी बनाया है. He would adore my gift instead of me. तो भगवान ने क्या सोचा कि यार अगर मैं इसको सारी चीजें दे देता हूँ, इवन रेस्ट, शांति, सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो भी अगर मैं दे दूंगा तो ये सिर्फ मेरे गिफ्ट्स को अडोर करेगा, गिफ्ट्स को ही प्यार करेगा, उसको ही बहुत बड़ा मानेगा. एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजर बी. तो भगवान के हिसाब से अगर इंसानों को सारी चीजें मिल जाती है तो वो भगवान को भूल जाएगा, वो शांति से रहेगा, आराम से सेटिस्फाइड रहेगा, और वो भगवान को याद नहीं करेगा, भगवान के पास नहीं जाएगा. और इस तरह से दोनों ही लूजर होंगे. मतलब जिस तरह से इंसानों को भगवान की जरूरत होती है
उसी तरह से भगवान भी चाहते हैं कि इंसान उनको याद करे, उन तक पहुंचे, उनको थैंक यू बोले कि ये सारी चीजें की भगवान ने हमारे लिए। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको ये सब दे दूंगा तो ऑब्वियसली वो मेरे पास तो नहीं आएगा। येट लेट हिम कीप द रेस्ट। तो भगवान ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि मैं रेस्ट को अपने पास रखूंगा। रेस्ट मतलब आराम, शांति, सेटिस्फैक्शन, जो ह्यूमन बीइंग में कभी नहीं होता है। आप एक चीज पालोगे तो फिर दूसरी चीज की भूख लगती है। भूख मतलब पाने की इच्छा। अगर फिर वो चीज भी मिल गई तो अगेन हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होती। तो यही जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो भगवान ने हमको नहीं दिया। और इसी सेटिस्फैक्शन, शांति की खोज में हम लोग भगवान के मंदिर तक जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम अच्छे से रहें। येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपेनिंग रेस्टलेसनेस। तो भगवान ने अभी रेस्ट अपने पास ही रखा और उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है, देम मतलब ह्यूमन बीइंग, विथ रिपाइनिंग मतलब कंटिन्यूसली रेस्टलेसनेस, एंजाइटी मतलब एक टाइप की बेचैनी जो ह्यूमन बीइंग में मोस्टली होती है। सिर्फ साधु संत ही ऐसे देखे हैं जो बहुत शांति से कूल और काम रहते हैं। बाकी अब किसी को भी देख लो, इवन एक छोटा बच्चा भी है 1-8 साल का, तो उसको एक खिलौना मिलेगा तो थोड़े दिन बाद उसको दूसरा खिलौना भी चाहिए। एक चीज को पाकर हम खुश नहीं होते, हम शांत नहीं होते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम रेस्टलेसनेस ही रहते हैं हमेशा। लेट हिम बी रिच एंड अ वेरी दैट एट लास्ट ही गुडनेस, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वियरनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो भगवान ने लास्ट में क्या किया कि जो इंसान है उसको रेस्ट नहीं दिया, सेटिस्फैक्शन नहीं दिया जो क्वालिटी थी। तो भगवान ने बोला कि चलो इसको थोड़ा रिच होने दो, बहुत अमीर होने दो, लेकिन ये टायर्ड हो जाएगा, काम करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, पूरी घर गृहस्थी के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में यहाँ वहां भटकेगा, सामानों को जमा करेगा और टायर्ड हो जाएगा। फाइनली ये टायर्ड होगा। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर उसका गुडनेस, जो मैंने उसको अच्छाइयां दी है, अगर वो उसकी वजह से उसका शुक्रिया अदा करने के लिए या उसको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास नहीं आता है, तो वो अपनी चिंताओं के लिए मेरे पास आएगा। जो मैंने उसको नहीं दिया है वो उसके लिए मेरे पास आएगा। मैं टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। टॉस मतलब थ्रो। तो ये चिंता है, ये डिससेटिस्फैक्शन उसको मेरी तरफ वापस धकेलेगी। तो भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन हम भगवान के पास क्या करने जाते हैं? शिकायत कि आपने हमको ये नहीं दिया। तो इस पोइट्री में पोएट ने भी यही बोला हुआ है कि सच में इंसान ऐसा ही है। इंसान को जो चीज मिलती है वो उसके लिए कभी शुक्रिया कहने नहीं जाता है, लेकिन जो चीज उसको नहीं मिलती है वो उसके लिए कंप्लेन करने जरूर जाता है। एंड भगवान ने भी यही किया है। उसने हमको सब कुछ दिया, विजडम, हॉनर, प्लेजर, हैप्पीनेस, लेकिन सेटिस्फैक्शन, शांति, ये अपने पास रखा। और इसी की कंप्लेन करने के लिए हम बार बार भगवान के पास जाते हैं। भगवान को बोलते हैं कि मुझे शांति कब मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, वैसे टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं हम। तो हमने आज बहुत अच्छी सी 2 पोएम की। अब है ना, जब पोइट्री के मीनिंग्स को समझोगे ना, जब भी आप कुछ रीड करते हो तो साथ में डिक्शनरी वगैरह लेके बैठो। जो जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनके मीनिंग्स लिखो यहाँ पर। एक्चुअली इस बार की जो इंग्लिश है, चैप्टर्स है, बहुत अच्छे हैं। अब तक की तो मेरे को सारी पोइट्रीज काफी अच्छी लगी। फर्स्ट हमने की थी हमने नहीं की थी वेयर द माइंड गोज फियर्स, वो टीचर ने करवाई थी। उसके बाद मैंने करवाई थी आपको ऑल द वर्ल्ड स्टेज, जहाँ पर हम सब इंसान कठपुतलियां हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं और चले जाते हैं। फिर आज हमने पोइट्री की एनिमल्स, और लास्ट में अभी हमने पोइट्री पूरी की है द पुले। अब इसका भी मैंने बोला था मैं एक्सरसाइज करवा के ही दे रही हूँ। यहाँ पर आपको एक पिरामिड बनाया हुआ है, क्लूज दिए हुए हैं। अब हर क्लू में आपका जो वर्ड होगा उसमें ए आना जरूरी है। एन आर्टिकल, ए एक आर्टिकल। अ प्रपोजिशन, अब कौन सा प्रपोजिशन है जिसमें ए वर्ड आता है? एट। पास्ट टेंस ऑफ लाई, ले। मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर ओपन पाम, उसको बोलते हैं स्पान, जो ओपन करते हैं हम अपनी पूरी हथेली। मेक मच ऑफ, अडोर। लवलीनेस, ब्यूटी। यहाँ पर ये आपको ज़िगज़ैग में दिया हुआ है, तो आपको वर्ड सोचना है और वो वर्ड लिखना है यहाँ पे। इन प्लेस ऑफ,
इंस्टेंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ दिस वी आर डूइंग दिस. अ कलेक्शन ऑफ प्राइसलेस वैल्यूएबल्स, ट्रेजर, खजाना. रेस्टलेसनेस एंड डिसकंटेंट, वियरीनेस, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था. तो ये आपका पूरा वेब ये पिरामिड हो गया, वर्ड पिरामिड. अब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. अब अगर आपने पोइट्री का मीनिंग ठीक से समझा होगा तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं भी है तो देख लो. हर्बर्ट पोएम द पुले डिस्प्लेज द डैश एज अ टू मेन थीम्स. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नहीं है कि जो सारे जानवर स्पीसीज जितने भी है वर्ल्ड में वो कैसे पैदा हुए, क्या हुआ, उसके बारे में पोइट्री नहीं है. यूनिवर्स के बारे में भी नहीं है, अर्थ के जन्म की भी नहीं है. ये पोइट्री है ओरिजिन ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी. धर्म कहाँ से पैदा हुआ, रिलीजन कहाँ से पैदा हुआ, और भगवान के प्रति हम जो इतना खिंचते जाते हैं वो सब कहाँ से पैदा हुआ, उससे रिलेटेड ये पोइट्री है. The theme of the poem The Pulley is find the two correct statement, to focus on the mechanical operations of pulley, to teach a lessons to the creation by the creator, to know the different gifts bestowed on the man by God. तो ये पोइट्री का मेन थीम जो रस्सी होती है पुले वो क्या काम करती है उसके बारे में था. नहीं, उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं था. भगवान अपने क्रिएशन को यानी मैन को कोई सबक सिखाना चाहता था, लेसन सिखाना चाहता था, उससे रिलेटेड भी नहीं थी. या आपको अलग अलग गिफ्ट कौन से दिए भगवान ने उससे रिलेटेड थी. थोड़ी बहुत मैच करती है इनसे लेकिन परफेक्टली नहीं है. टू रिमाइंड मैन अबाउट हिज क्रिएटर इन हिज एग्जांशन. ये पोइट्री थी अपने भगवान को, जो हमारे क्रिएटर है, उनको मैन कब याद करता है, जब वो सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड होता है. गॉड पुल्ड मैन टुवर्ड्स हिम बाय मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड वेरी. तो भगवान इंसानों को अपनी तरफ खींचता है उनको डिससेटिस्फाइड और उनको चिंता में रखकर. तो ये दोनों चीजें ज्यादा मैच करती है इस पोइट्री की थीम से. इन द पोएम द पुले इज कंसिडर्ड a mechanical device, a gift to mankind, an image to lift object, an image by which God compels people to become devout. तो ये पोइट्री में जो वर्ड यूज किया गया वो कोई मैकेनिकल डिवाइस या कुएं में से पानी निकालने वाले डिवाइस के लिए नहीं यूज किया था. मैनकाइंड को जो भगवान ने गिफ्ट दिए थे उसके बारे में भी नहीं था, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के बारे में भी नहीं था. ये था कि किस तरह से भगवान इंसानों को कंपेल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं कि वो मेरी बात सुने, मतलब मेरी तरफ आकर्षित हो, डिवोट करे, मेरी पूजा करे, धर्म याद करे मुझे. अब एक जो पोएट्रिक डिवाइस है वो है पन. पन का मतलब होता है जो वर्ड है ना उसकी स्पेलिंग भी सेम रहेगी, इवन प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, लेकिन उस वर्ड के मीनिंग अलग अलग होंगे. जहां पर आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे. Dash is an example of pun from the poem. Rest in the bottom lay, so the strength first made a way, having a glass of blessings, and so both should loser be. तो pun है rest, rest in the bottom lay. अब rest वर्ड के दो मीनिंग होते हैं. rest मतलब आराम करना, एंड दूसरा बोलते हैं rest मतलब बचा हुआ, लास्ट वाला. तो जो rest in the bottom lay, यहाँ पर rest मतलब क्या है, शांति, जो लास्ट में बच गई थी वो सेटिस्फैक्शन. मैंने आपको बोला मैं पोएट्रिक डिवाइस वापस करवाऊंगी, तो फिलहाल के लिए सिर्फ ये कंप्लीट करने के लिए. पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, एक दूसरे के थोड़े बहुत ऑपोजिट टाइप के. तो लेट हिम बी रिच एंड अ वेरी, तो एक इंसान अमीर भी है लेकिन चिंता में भी है. थोड़ा ऐसा लगता है ना कि अमीर लोगों को कौन सी चिंता होगी, तो ये थोड़े से ऑपोजिट टाइप वर्ड्स है, इसलिए इसको पैराडॉक्स. अब उसके बाद आते हैं ये डैश इन इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. आर रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली यही है एलिट्रेशन. तो डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन फ्रॉम द पोएम. तो इन्वर्शन का एग्जाम्पल है सो बोथ शुड लूजर्स बी. अब ये जो इन्वर्शन होता है ना उसमें जो वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल जब हम सेंटेंस लिखने हैं तो वर्ड्स की जो जगह होती है वो अलग होती है, और पोइट्री में हम लोग वर्ड्स को आगे पीछे घुमाते हैं पोइट्रिक डिवाइस देने के लिए. तो इन्वर्शन मतलब थोड़ा सा वर्ड्स को गलत फॉर्म में लिखना. फॉर्म मतलब स्पेसिंग गलत कर देना, उसकी जगह चेंज कर देना. राइमिंग स्कीम थी ए बी ए. राइमिंग स्कीम का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है. राइमिंग स्कीम ए बी ए कैसे थी, जैसे ये ए ये बी, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं करते. अब मैन वापस कैन से मैच करता है तो ये ए, बाय वापस लाई से मैच करता है तो ये बी,
एंड कैन, मैन, स्पैन, तो ये ए, तो ए बी ए, ये हो गया आपका पोइट्री का राइमिंग स्कीम। तो फिलहाल के लिए हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। प्लीज दोनों पोइट्रीज को अच्छे से पढ़ लेना। होमवर्क नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो आप बीच में स्किप कर दोगे। मैं जब भी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लूंगी तो आपको कभी भी पोइट्री का सिर्फ हेडिंग देकर उस पोइट्री में क्या था, क्या चीजें थी, क्या मैसेज था, वो सब पूछ सकती हूँ। तो ये सारी पोइट्रीज प्लीज अच्छे से रिवाइज करना।